हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन को। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। अब चाहे वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के हों, चाहे वो आपके न्यूट्रिशन साइंस के हों या फिर वो आपके वो चाहे आपके टेक्सटाइल के हों। इन 3 ब्रांचेस को हमने पहले ही कवर अप कर रखा है। हमने अभी स्टार्ट कर दिया है एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ना। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक आपके पास होगा। आप काउंट करेंगे कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। साथ ही साथ मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक, चलिए। और मैं आपसे ये हर दिन बोलती हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दृश्य शिक्षण सामग्री में शामिल है। आपको पता है कि हम शिक्षण विधियों में शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं और ये हमारी शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है दृश्य शिक्षण सामग्री, एक होती है आपकी श्रव्य शिक्षण सामग्री, एक आपकी होती है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। दृश्य शिक्षण सामग्री में आप चीज़ों को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जबकि हम श्रव्य शिक्षण सामग्री की बात करें तो उसमें आप चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं, आप देख नहीं सकते हैं। और तीसरा जो है आपका दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, ऐसी शिक्षण सामग्री है जिसमें आप चीज़ों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर दृश्य शिक्षण सामग्री क्या है? पोस्टर, फोल्डर, आपको पता है कि ये हमारे दृश्य शिक्षण सामग्री हैं। टेलीविज़न हमारा दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है। रेडियो हमारा श्रव्य शिक्षण सामग्री है। तो हमसे दृश्य शिक्षण सामग्री बोला है तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि फोल्डर और पोस्टर। इसी में आपके चार्ट आते हैं, पुस्तकें आती हैं, ये सारे के सारे आपके दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि गाँव में, आपको बताना है कि अगर गाँव में संक्रामक रोग फैला हुआ है, तो ग्रामीणों को उसके बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग अधिक लाभप्रद होगा? मतलब अगर हमें गाँव वालों को बताना है कि संक्रमण से बचने के लिए उनके अंदर जागरूकता फैलानी है, उनको बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं? क्या बुलेटिन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम यानी कि अखबार के माध्यम से, कठपुतली का खेल के माध्यम से या फिर पुस्तक के माध्यम से? तो देखिए, जैसे अगर हमें किसी संक्रामक रोग के बारे में लोगों को जागृत करना हो तो ये सारे माध्यम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बुलेटिन, न्यूज़पेपर, पुस्तकें उनके किस काम आएँगी? तो अगर यहाँ पर गाँव वालों की बात हो रही है तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है कठपुतली का खेल। हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अगर हमें गाँव वालों को संक्रामक रोग फैला हुआ है गाँव में और उन्हें ग्रामीणों को शिक्षित करना है, तो हमें कोई कठपुतली का खेल कर सकते हैं। इससे जो ग्रामीण हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पोस्टर किस प्रकार का शिक्षण सामग्री है? क्या ये प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है या फिर दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है? तो जब हम बात करते हैं प्रक्षेपण के आधार पर, तो हमारे पास 2 शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। प्रक्षेपण के आधार पर 2 शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। एक आपका क्या होता है, प्रक्षेपित शिक्षण होता है और एक गैर प्रक्षेपित होता है, ठीक? और इस प्रक्षेपण में हम 3 तरह से प्रक्षेपण करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री की, तो इसमें हम 3 तरह से प्रक्षेपण करते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट प्रक्षेपण, यानी कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण,
साथ ही साथ परावर्तित प्रक्षेपण। आगे आपको अभी इनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो जब आप प्रक्षेपण के आधार पर पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होता है कि डायरेक्ट प्रक्षेपण में कौन आता है, इनडायरेक्ट में कौन आता है और आपका रिफ्लेक्शन यानी कि परिवर्तन वाले में कौन आता है। परावर्तित प्रक्षेपण में कौन आता है, एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन पोस्टर की बात हो रही है। पोस्टर के लिए आपको किसी विद्युत की आवश्यकता या किसी प्रकार के जनरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य में भी अगर आपको आए कि गैर प्रक्षेपित या प्रक्षेपित, तो आप बताएँगे कि ये गैर प्रक्षेपित होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में गैर प्रक्षेपित भी है या फिर आपकी ऑप्शन में ये दृश्य शिक्षण सामग्री है, तो ये दोनों आपका राइट आंसर होते हैं, ठीक? यानी कि यहाँ पर दृश्य शिक्षण सामग्री आपका पोस्टर हो गया। पोस्टर की विशेषताओं को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, हमने नोट डाउन करवाया है। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि हमने पोस्टर के बारे में कई बिंदु पढ़े थे और सारे के सारे बिंदु आपसे पूछे जा चुके हैं। इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है कि आप उसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिजली या जनरेटर की आवश्यकता होती है किसमें? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में या प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में या गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में, या दोनों में होती है या फिर किसी में नहीं। तो हमने ये कल भी समझा था और अभी-अभी हमने बात किया कि जो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती हैं, उनको चलाने के लिए हमें बिजली या फिर जनरेटर की आवश्यकता होती है, ठीक? गैर प्रक्षेपित में नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन है, गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन है। बड़े सिंपल शब्दों में हमने समझा है कि जिस चीज़ को चलाने के लिए आपको बिजली या फिर जनरेटर इत्यादि की आवश्यकता होती है, वो आपके प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आते हैं। बाकी जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, वो नहीं आते हैं, वो गैर प्रक्षेपित के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके पोस्टर, फ़ोल्डर, ये सारी चीज़ें, बुलेटिन हो गया, पैम्पलेट्स हो गई, ये क्या हैं? सारे के सारे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे दृश्य शिक्षण सामग्री, छपित शिक्षण सामग्री, गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, तो इनके सबके उदाहरण बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छपित में होगा वो दृश्य में नहीं होगा, जो दृश्य में होगा वो गैर प्रक्षेपित में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब जब आपने देखा था, वर्गीकरण किया था शिक्षण विधियों का, तो उसमें हमने कई आधार पर वर्गीकरण किए थे। और हमने शिक्षण विधियों की 2 या 3 क्लासेस ली थी। लेंदी क्लास थी क्योंकि उसमें कई पॉइंट हमें समझने थे, ठीक? यहाँ पर थोड़ा-सा आपसे पोस्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्या? पोस्टर्स में संदेश लिखा होना चाहिए। कैसे? छोटे-छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, कहीं छोटा, कहीं बड़ा होना चाहिए या आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से। तो आपने जो पोस्टर्स लगे हुए देखे हैं पोस्टर, उसमें जो अक्षर होते हैं बड़े-बड़े होते हैं और पोस्टर्स में बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखी जाती है। पोस्टर में अगर हम देखें तो उचित होता है कि 5 से ज़्यादा शब्द के शीर्षक ना हों। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो पोस्टर्स में क्या लिखा होता है? आपने देखा होगा कि एक पति है, पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। लिखा होता है हम 2 हमारे 2। ये एक संदेश जाता है। मतलब पोस्टर से आपको एक संदेश मिलता है। सबसे पहली बात तो आप बड़े अक्षर का उसमें उपयोग करेंगे या बड़े अक्षर में संदेशों को लिखेंगे। या जैसे एक पृथ्वी वो जल बना दिया गया, मतलब पानी टपक रहा है और उसको पानी को संरक्षित करना है। तो ये भी एक संदेश दिया जाता है पोस्टर के माध्यम से। या आपने देखा होगा पेड़ लगाओ, धरा बचाओ, ये भी एक आपका पोस्टर में दिया रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने पोस्टर में बड़े-बड़े अक्षरों में चीज़ों को लिखेंगे और उसमें एक ही विचार होगा हमारे पोस्टर में। साथ ही साथ हम अपने पोस्टर में ज़्यादा रंगों का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें खाली स्थान रखेंगे, ठीक? तो ये कई चीज़ें होती हैं जो कि आपको पोस्टर के बारे में ध्यान रखनी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 है। पोस्टर में होना चाहिए क्या? विचारों की श्रृंखला होनी चाहिए, एक ही विचार होने चाहिए, कम से कम 5 विचार हों, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ना, अभी-अभी हमने बताया कि जो पोस्टर है, पोस्टर में आपका एक ही विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही विचार होना चाहिए। पोस्टर में बड़े-बड़े अक्षरों में शब्द लिखे होने चाहिए और आप 5 शब्दों से ज़्यादा, मतलब जो आपका शीर्षक हो, वो 5 शब्दों से ज़्यादा ना हो। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। सामान्यतः पोस्टर का आकार होता है, जब आप एक पोस्टर बनाते हैं तो सामान्य रूप से आप कितना आकार बनाएंगे? लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। क्या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा? क्या 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होगा? ये लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक? या फिर 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर होगा, या फिर 90 से 110 सेंटीमीटर होगा। तो जो एक सामान्य पोस्टर का आकार होता है, वो आकार कितना होना चाहिए? तो 50 गुणे 75 होना चाहिए, ठीक? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। पोस्टर में कौन-सा रंग का उपयोग करना चाहिए या कैसे रंग का उपयोग करना चाहिए? धुंधले रंग का, मटमैले रंग का, हल्के रंग का या फिर चटकीले रंग का? तो हमें पोस्टर बिल्कुल चटक रंगों वाला बनाना है। हमें अपने पोस्टर में चटकील रंगों का प्रयोग करना है। अगर आप धुंधले रंग प्रयोग करेंगे, मटमैले रंग, मटमैला, धुंधला, हल्का सब एक ही आ जाते हैं आपके। यानी कि अगर आप हल्के रंग का प्रयोग करेंगे, तो वो ना तो आपके पोस्टर को लुभावना बनाएँगे अर्थात आकर्षक बनाएँगे, पढ़ने वाले को भी समस्या होगी। हमें तो पोस्टर ऐसा बनाना है ना, ताकि कोई व्यक्ति राह चलता वो भी पढ़ सके। मतलब वो हमें रुक के उसको पढ़ना ना पड़े। चलते-चलते भी व्यक्ति पढ़ ले और ये समझ सके कि इस पोस्टर के थ्रू हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। ठीक? चलिए, जैसे अगर कहीं आप जा रहे हैं और एक पोस्टर लगा है, उसमें एक पेड़ बना है और साथ ही साथ लिखा है पेड़ लगाओ धारा बचाओ। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें क्या करना है? जल कहीं टपकता दिखाई दे रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए संदेश दिया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जब ये आपके परिवार कल्याण कार्यक्रम चल रहे थे, तो उस समय पर पोस्टर क्या लगाए जा रहे थे या अभी भी लगाए जाते हैं, आप देखेंगे कि एक पति-पत्नी होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे और लिखा क्या होगा? हम 2 हमारे 2, ठीक? तो ये परिवार नियोजन को दर्शाया जा रहा है। तो इसी तरह से चटकील-चटकील रंगों में हमें जो भी संदेश है उनको लिखना चाहिए। और हाँ, पोस्टर में बहुत ज़्यादा रंगों का उपयोग ना करें। साथ ही साथ पोस्टर में थोड़ी-सी स्पेस दें और आपने तो ये कला के तत्वों में पढ़ा है, क्या? रिक्त स्थान, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। पोस्टर में डिज़ाइन होनी चाहिए, कैसी? साधारण, सुंदर, आकर्षक या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि जो आप पोस्टर बनाते हैं, पोस्टर में साधारण सा डिज़ाइन हो, सुंदर लगे, लोगों को आकर्षित करे, ऐसी डिज़ाइन बनानी है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। पोस्टर में कितने रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए? 1 से 2, 3 से 4, 6 से 10 या फिर 15 से 20? तो हमने बताया ना कि हमें अपने पोस्टर पर कम से कम रंगों का उपयोग करना है और हमें प्राथमिक रंगों का उपयोग करना है। ज़रा आप हमें बताएँगे कि प्रांग महोदय के अनुसार जो प्राथमिक रंग हैं हमारे कौन-कौन से हैं? आपने होम मैनेजमेंट में पढ़ा है और कला के जब हम तत्व पढ़ते हैं तो उसमें हमारा रंग भी आता है। रंग को आपने बेहतरीन तरीके से 2 क्लासेस में पढ़ा है। उम्मीद है कि रंग का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आप हमें इतना बता दीजिए कि प्राथमिक रंग कौन-कौन से हैं? प्रांग के अनुसार बताइएगा, ठीक? बाकी जब हम बात करते हैं पोस्टर में रंगों की, तो हमें प्राथमिक रंगों का उपयोग करना है और 3 से 4 रंग का ही उपयोग करना है, ठीक? इससे ज़्यादा आप रंगों का उपयोग करेंगे, तो पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है।
पोस्टर में अधिकतम कितने शब्दों वाला शीर्षक उपयोग किया जाना चाहिए? 5, 10, 15, 20। पोस्टर भले ही आपका एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है, आप देखेंगे तो आपकी बुकों में 1 पेज से ज़्यादा पोस्टर के बारे में नहीं दिया है। लेकिन उस 1 पेज से कम आपके दसों क्वेश्चन निकलते हैं, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक? जब हम बात करते हैं पोस्टर में कितने शब्दों वाले शीर्षक हो, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 5 शब्दों से ज़्यादा 5 शब्दों से ज़्यादा आपका शीर्षक नहीं होना चाहिए, ठीक? अगर ज़्यादा लंबा शीर्षक होगा, तो पहली बात तो आपको वो रुक के पढ़ना पड़ेगा और दूसरी बात आपको छोटा-छोटा लिखना पड़ेगा। अगर छोटा-छोटा लिखने से दिक्कत होती है, मतलब आपको संदेश बड़े-बड़े लिखने हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आते-जाते पढ़ सके आराम से। 4-5 शब्द हैं तो कितना सेकंड लगेगा पढ़ने में, ठीक? अगर वहीं आपने विचारों की श्रृंखला लगा दी, जैसे हम चार्ट में पढ़ते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। चार्ट किस प्रकार के शिक्षण सामग्री हैं? देखिए, ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका मेन पर्पस है आपको सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करा दी जाएँ, ठीक? क्वेश्चनों के माध्यम से। वैसे तो थ्योरी हमने पढ़ ही रखा है, तो क्वेश्चनों के माध्यम से हमें पूरे के पूरे टॉपिक को, हर एक टॉपिक को कवर अप करना है, ठीक? जब हम बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट आपका दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है या फिर ये आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो हम जानते हैं ना कि चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, बुलेटिन हो गया, पैम्पलेट हो गया, लीफलेट हो गया, पुस्तकें हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती हैं और अगर प्रक्षेपित या गैर प्रक्षेपित पूछा जाएगा तो ये सारे गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यानी कि विचारों की श्रृंखला होती है किसमें? क्या पोस्टर में होता है, चार्ट में होता है, दोनों में होता है या फिर किसी में भी नहीं होता? विचारों की श्रृंखला, जो हमारे चार्ट्स होते हैं, इनमें विचारों की श्रृंखला होती है। क्या चार्ट में कभी आपने 1, 2, 4 शब्द वाले चार्ट देखे हैं? नहीं, वो तो हमारा पोस्टर होता है। तो जो चार्ट होता है, चार्ट विचारों की श्रृंखला होती है। चार्ट आपका 1-2 प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। पोस्टर में हमने कोई प्रकार नहीं पढ़ा है। लेकिन जो हमारा चार्ट है, चार्ट आपका कई प्रकार का होता है। शायद हमने 8 से 10 प्रकार के चार्ट की चर्चा की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से चार्ट का प्रकार है पिक्टोरियल चार्ट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने चार्ट देखा है, पिक्टोरियल चार्ट भी देखा है, फ्लो चार्ट भी देखा है, पाई चार्ट भी देखा है, यानी कि ये सभी आपके चार्ट के ही प्रकार होते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार के चार्ट में वृत्त पाया जाता है? मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा चार्ट है जिसे हम वृत्त के अंतर्गत दर्शाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारे वायुमंडल में गैसों का जब हमें वितरण बताना होता है, तब हम क्या करते हैं? गैसों के वितरण को बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं एक सर्कल, ठीक? ऐसे ही तो बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें विभाजन करते हैं ना कि इतना हमारा ये गैस, ये इतना। तो जब एक वृत्त में आप चीज़ों को दर्शाते हैं, तो ये कौन-सा चार्ट है? पिक्टोरियल है, पाई है, बार चार्ट है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपका क्या होता है? इसे हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। क्या है ये? ये आपका पाई चार्ट होता है। जब भी आपको कोई चीज़ वृत्त में दर्शाना हो, तो वो आपका पाई चार्ट के अंतर्गत आएगा। आगे आपको सारे चार्ट के बारे में कुछ न कुछ मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। विश्व में भारत की जनसंख्या को दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पिक्टोरियल चार्ट का, पाई चार्ट का, बार चार्ट का या फिर ट्री चार्ट का? तो अगर आपको विश्व में
भारत की जनसंख्या को दर्शाना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका? तो उसके लिए आप पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक? क्या? पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। पाई चार्ट का इस्तेमाल तो हम भारत की जो है विश्व में, जैसे ये हम मानते हैं कि ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका पूरा विश्व हो गया। अब इसमें हम दर्शा देते हैं ना कि कहाँ कितना भारत है, कितना अफ्रीका, कितना अमेरिका, कितना यूनाइटेड ये आपका अन्य देश हैं, तो मतलब आपने अलग-अलग चीज़ों को दर्शाया है। जब हमें विश्व में भारत की जनसंख्या दर्शानी है, तब हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक? अभी आपने एक एग्ज़ाम्पल और देखा था क्या? जब हमें वायुमंडलीय गैसों का वितरण दर्शाना हो, ठीक? तो हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहीं आपको ये बताना हो कि भारत की जनसंख्या को दर्शाना हो, जब यहाँ पे आपने विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा, विश्व में देखा कि भारत को बताना है, लेकिन जब आपको भारत की जनसंख्या बताना हो, तब आप किस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे? ज़रा आप हमें बताइए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन वही है आपका कि भारत की जनसंख्या को दर्शाने के लिए आप किस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, पिक्टोरियल चार्ट का, धारा चार्ट का या फिर आपका छड़ चार्ट का? तो हमें पता है कि ये जो हम भारत की जनसंख्या दर्शाते हैं, तो ये हम दर्शाते हैं पिक्टोरियल पर। और आपको पता होगा पिक्टोरियल चार्ट वो होता है जिसमें हम पैमाना मानते हैं ना कि माना कि जैसे हमने माना एक इमोजी बराबर 10 लाख, 10 लाख लोगों की जनसंख्या है, या तो फिर 2 इमोजी बराबर कितना हो गया? 20 लाख। मतलब जो हम पैमाना मानकर करते हैं जनसंख्या का गणना, तो इस पिक्टोरियल जो आपका चार्ट है इसमें हमें पैमाना मानना होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। जब हम किसी चीज को केवल एक रेखा पर दर्शाते हैं तो ये किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करते हैं? फ्लो चार्ट, रेखा चार्ट, ट्री चार्ट, तालिका चार्ट। तो जब आप चीज़ों को एक रेखा पर दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा रेखा चार्ट। आपने देखा होगा ऐसे आपका रेखा चार्ट बनता है। मान लीजिए ये मानते हैं कि सोने की कीमत, सोने, चाँदी या किसी भी चीज़ की कीमत जब ऐसे ही आपका इस तरह से बढ़ता है, ठीक? मतलब एक ही रेखा पर आप कि इस साल इतना घटा, यहाँ पे इतना बढ़ा, फिर इस साल घटा, फिर इस साल बढ़ा, फिर इस साल घटा, ऐसे। जब आप एक रेखा पर चीज़ों को दर्शाते हैं, तब वो आपका रेखा चार्ट कहलाता है या लाइन चार्ट कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। चार्ट से मैंने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं। जब हम बात करते हैं पिछले 4 दशकों में सोने की कीमतों में क्या उतार-चढ़ाव आया, इस चीज़ को दर्शाने के लिए आप किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? फ्लो चार्ट का, रेखा चार्ट का, ट्री चार्ट का या फिर बार चार्ट का? तो हमें पता है ना कि हमें पिछले 4 दशकों के सोने की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव को दर्शाना है। तो इसके लिए आप यही चढ़ाएँगे, यही रेखा चार्ट उपयोग करेंगे कि इस साल इतना घटा, इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना बढ़ा। यानी कि आप एक ही रेखा पर पिछले 4 दशकों का या 10 दशकों का, जितने दशकों का आपको दर्शाना हो, दर्शा सकते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है जब जब हम चीज़ों को नदी की तरह बहता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? यानी कि जो आपका चार्ट बन रहा है, वो एक फ्लो में चल रहा है। तो फ्लो में जो चार्ट चल रहा है, उसके लिए तो आपको फ्लो चार्ट ही उपयोग करना होगा। यानी कि चीज़ों को आप जब फ्लो में दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे? फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि हमें बालक के जीवन में नैतिक विकास के महत्व को दर्शाना है तो किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? क्या आप पिक्टोरियल यानी कि पैमाना मानेंगे या फिर आप पाई वृत्त में दर्शाएंगे, बार ग्राफ
बार ग्राफ आपने देखा होगा कि हम ऐसे बनाते हैं कि इस सन में इतनी बढ़ोतरी हुई, इस सन में इतनी बढ़ोतरी हुई, इस सन में हमने ये फसल उगाए थे, इतनी बढ़ोतरी हुई। मतलब आप एक छड़ के द्वारा जब दर्शाते हैं तो वो आपका बार ग्राफ होता है। अगर हमें किसी बच्चे के नैतिक विकास को दर्शाना है तो उसके लिए हम ट्री चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका वृक्ष चार्ट उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एल्बम के समान होता है? क्या ये पाई चार्ट होता है, पिक्टोरियल चार्ट है, रेखा चार्ट है या फिर फ्लिप चार्ट है? तो इन तीनों के बारे में तो आपने एग्जाम्पल देख लिए, आपने इनके बारे में समझ लिया। बचा क्या? बचा आपका फ्लिप चार्ट। ये जो आपका फ्लिप चार्ट होता है ये एक एल्बम के समान होता है। ठीक। चलिए, एल्बम का मतलब इसमें ये एल्बम के समान होता है और इसमें जो ऐसे ही आपकी पट्टियाँ लगी होती हैं, पट्टियाँ नहीं, मतलब ऐसे जैसे आपने वो देखा होगा ना, कैलेंडर हमारे घरों पर आता है, तो उसमें एक ऐसे टाँगने वाला बना होता है, हम पन्ना पलटते चले जाते हैं, हमारा जैसे-जैसे मंथ चेंज होता है, हम पन्ना पलटते चले जाते हैं। तो बस कुछ इसी तरह से आपका एल्बम भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तस्वीर किताबें किस प्रकार के शिक्षण सामग्री हैं? तस्वीर किताबें क्या ये दृश्य शिक्षण सामग्री हैं, श्रव्य शिक्षण सामग्री हैं, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं तस्वीर किताबों की तो ये भी हमारे बुलेटिन, पैम्पलेट इन सभी की तरह, चार्ट वगैरह की तरह ये भी हमारे दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ये भी आपकी एक दृश्य शिक्षण सामग्री का ही एग्जाम्पल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है किस दृश्य शिक्षण सामग्री में चार्ट पेपर के सामने वाले भाग पर चित्र बनाए जाते हैं तथा पीछे वाले भाग में उससे संबंधित बातें लिखी होती हैं, जिसे जो प्रसार शिक्षण करने वाला प्रसार कार्यकर्ता है वो जोर जोर से पढ़कर सुनाता है? क्या ये पाई चार्ट में है, पिक्टोरियल चार्ट में है, तस्वीर चार्ट में है या किताब में है या फिर पोस्टर में है? तो आपको पता है ना कि पाई चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, पोस्टर सबके बारे में आपने पढ़ लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं तस्वीर किताबें, तो ये तस्वीर किताबें हैं क्या? तस्वीर किताबें एक ऐसे चार्ट पेपर से बना होता है जिसपे सामने वाले भाग पर जो है चित्र बना होता है और उसके पीछे उस चित्र से संबंधित कुछ बातें लिखी होती हैं जिसे जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो तेज-तेज पढ़कर लोगों को सुनाता है, समझाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में चित्र वाले कितने कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? ये फ्लैश कार्ड भी आपका एक कार्ड होता है जिसमें आपको चित्र मिलते हैं और उसी चित्र के अकॉर्डिंग कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड की तो इसमें क्या 4 से 6 कार्ड होते हैं? क्या 8 से 20 कार्ड होते हैं, 25 से 30 कार्ड होते हैं या फिर चाहे जितने जितने आपकी मर्जी हो उतने कार्ड ले सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जो ये फ्लैश कार्ड होता है, फ्लैश कार्ड 8 से लेकर 20 कार्डों का समूह होता है। इसमें आपके चित्र बने होते हैं, उसी चित्र के अकॉर्डिंग आपकी कहानी चलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है तस्वीर किताबें, फ्लैश कार्ड, चाक बोर्ड या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि ब्लैक बोर्ड को ही हम चाक बोर्ड के नाम से जानते हैं और ये आपका एक प्रकार का दृश्य शिक्षण सामग्री होता है। ब्लैक बोर्ड के स्थान पे अभी ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये सारे इस्तेमाल हुए किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो अभी अभी हमने बताया कि ये आपका दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेन का, पेंसिल का, चाक का या फिर उपरोक्त सभी का? तो ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो,
व्हाइट बोर्ड हो। तो ये अलग-अलग होते हैं। जैसे जो हमारे ब्लैक बोर्ड हैं, हम जो आप ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे अभी आप कहेंगे कि हमारे जो है स्कूलों में अभी तो ग्रीन बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया, हम उसपे पेन से लिखते हैं। बट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ये एक गाँव वालों को प्रसार शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले उसी ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, जिसपे हम चॉक से लिखते थे, यानी कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे, वो चॉक से लिखते थे। अभी टाइम चेंज हो गया है, चॉक का उपयोग नहीं किया जाता है उतना, बहुत कम कह सकते हैं किया जाता है। अभी तो ज़्यादातर हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है और उसपे हम लिखने के लिए चॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड पर क्या बहुत अधिक लिखा हो, छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा हो, लिखने के बाद बीच में खड़े हों, अनावश्यक बातों को नहीं लिखें। जब हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, तो इसमें से आपका एक ही ऑप्शन सही है क्या? कि हमें ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक बातों को नहीं लिखना है। ब्लैक बोर्ड पर अच्छा आपने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे होंगे जब हम पढ़ते थे तब की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे? मतलब एक कोने से स्टार्ट करते थे और पूरा बोर्ड आपका भर देते थे। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। हमें ब्लैक बोर्ड पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। छोटे-छोटे अक्षरों का उपयोग करेंगे तो जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो कैसे सीखेंगे, कैसे दिखेगा, उन्हें कैसे समझेंगे? लिखने के बाद आपको बीच में नहीं खड़ा होना है, आपको एक साइड में खड़ा होना है। आपको पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। आप में से अगर जैसे जब आपने बीएड किया था, तो आपको मिला होगा एक ब्लैक बोर्ड मिला होगा। ब्लैक बोर्ड वो जो लपेटने वाला होता है, जिसे हम लपेट श्यामपट्ट के नाम से जानते हैं। आपको एक पॉइंटर मिला होगा, चॉक मिला होगा, वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि किस एंगल पर आपको खड़ा होना है, बुक कैसे पकड़ना है, लिखते टाइम आपको किस कंडीशन में रहना है, लिखने के बाद कहाँ खड़ा होना है, कब आपको पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जब बीएड किया था तो आपने सीखा था। अगर आपने रेगुलर क्लास ली होगी, टीचिंग वगैरह की होगी, तो बस उन्हीं बातों को ध्यान रखिएगा और आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएँगे। हमें पता है कि बोर्ड पे हमें छोटा-छोटा नहीं लिखना है, ठीक? और लिखने के बाद हमें एक कॉर्नर में खड़ा हो जाना है, पॉइंटर के इस्तेमाल से लोगों को चीज़ों को समझाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहा है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय ध्यान रखने वाली बात क्या है? बोर्ड पर भीड़-भाड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सही है। लिखने के बाद आप बोर्ड के किनारे पर जाकर खड़े हो जाएँ, ये भी सही है। प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लिखावट पर चमक उत्पन्न ना हो। यानी कि ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही कही जा रही हैं। आपको अगर बचपन याद करें तो आपने ज़रूर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ तो हुआ है। कभी-कभी हमारे क्लासरूम में प्रकाश इस तरह से आता था कि बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती थी। तो यहाँ पर उन सारी बातों को ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पर बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखें। बड़ी-बड़ी चीज़ें का मतलब अक्षरों बड़े-बड़े अक्षर हों। साथ ही साथ उसमें भीड़-भाड़ की स्थिति ना उत्पन्न करें, यानी कि थोड़ा-सा स्पेस दें। ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल भी ना भरें। प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो ताकि लोगों का जो है प्रकाश अच्छे से पहुँचे, ऐसा ना हो कि चमक उत्पन्न हो। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड प्रकार की किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो हम ये आपको कई बार बता चुके हैं कि ये आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री है। लेकिन अब यहाँ पर आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री तो है नहीं, प्रक्षेपित है, गैर प्रक्षेपित है, श्रव्य दृश्य है या फिर श्रव्य है। तो आपको पता है ना कि बुलेटिन हमारा दृश्य शिक्षण सामग्री है। अब दृश्य में भी आपका प्रक्षेपित है कि गैर प्रक्षेपित है। तो ये आपका बुलेटिन जो है ये आपका गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। यानी कि जो हमारा बुलेटिन है, पैम्पलेट है, लीफलेट है, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपके गैर प्रक्षेपित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। किस प्रकार के बोर्ड में
बोर्ड की सतह रंगीन कपड़े से ढकी रहती है और उसमें एक पारदर्शी शीशा लगा होता है या उसे हम पारदर्शी शीशे से ढके रहते हैं। क्या ये बुलेटिन बोर्ड में है, ब्लैक बोर्ड में है, व्हाइट बोर्ड में है या फिर ग्रीन बोर्ड में है? तो ये आपने देखा होगा हमारे कॉलेजों में भी होता है। जब आपने कॉलेज में देखा होगा तो जब आप अपने कॉलेज में अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड मिलता है। उस बोर्ड में अंदर में एक आपका लगा होता है, कपड़ा लगा होता है। उस कपड़े पर आपकी बातें कुछ-कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसे हम बुलेटिन बोर्ड के नाम से जानते हैं और ये आपका एक पारदर्शी शीशे से ढका होता है, ताकि जो अंदर में संदेश लिखा गया है, उसे आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बुलेटिन बोर्ड को कहाँ स्थापित करना चाहिए? कमरे में, छत की बालकनी पर, जहाँ से अधिक लोग गुजरते हों या फिर कहीं पर भी? तो बुलेटिन का मतलब क्या होता है? बुलेटिन लगाने का मतलब ये होता है कि जो हमने संदेश लिखा है या संदेश दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। तो हमें ऐसे स्थान पर उसे लगाना है जहाँ पर अधिक लोग गुजरते हों जहाँ से, ठीक? तो ये कमरे में लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्या हमें खुद को देखना है बुलेटिन? ये छत की बालकनी पर, तो आपकी छत की बालकनी पर कौन जाके देखेगा? आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ से ज़्यादा लोग गुज़रते हों। अच्छा, आपके स्कूलों में जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता था, वो कहाँ लगा होता था? क्या प्रिंसिपल के ऑफ़िस में या आपके क्लासरूम में? ऐसी जगह पर लगा होता था जहाँ से लोग इंटर करते हों कॉलेज में, है ना? तो ताकि जो उसपे नोटिस बोर्ड लिखा गया है या जो भी संदेश दिया गया है, वो लोगों तक पहुँच सके, उसे लोग आसानी से देख सकें। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्लाइड प्रोजेक्टर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? दृश्य शिक्षण सामग्री है, गैर प्रक्षेपित है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है। तो ये जो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है ये दृश्य शिक्षण सामग्री है। लेकिन अगर हम पूछे प्रक्षेपण के आधार पर, तो ये आपका प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होता है, ठीक? यहाँ पर देखिए गैर प्रक्षेपित तो दिया गया है, प्रक्षेपित नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक प्रकार का आपका प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से प्रक्षेपण का प्रकार है? प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परावर्तित प्रक्षेपण या फिर सभी? तो हमने शायद स्टार्टिंग में ही आपको इसके बारे में बताया था कि जब हम प्रक्षेपण के आधार पर बात करते हैं, तो प्रक्षेपण आपका 3 प्रकार से होता है, यानी कि प्रक्षेपण जो है आपका प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है और परावर्तित भी होता है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान नहीं रखना है कि प्रक्षेपण कितने प्रकार का होता है। ये तो आप याद ही है, प्रक्षेपण 3 प्रकार का है या पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा नाम। इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। फ़िल्म प्रक्षेपण, स्लाइड प्रक्षेपक किस प्रकार के प्रक्षेपण पर आधारित हैं? क्या ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करते हैं? अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करते हैं, परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर पूछा जाए कि कभी भी आपसे जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है या प्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है या फिर अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे जब हम फ़िल्म प्रक्षेपक या फिर स्लाइड प्रक्षेपक की बात करते हैं, तो ये आपके डायरेक्ट प्रोजेक्शन पर कार्य करते हैं। ये आपके प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करते हैं, ठीक? तो ये आपके प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रकाश का स्रोत अप्रत्यक्ष होता है? क्या ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में होता है, अप्रत्यक्ष में होता है या फिर परावर्तित में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब प्रकाश का स्रोत अप्रत्यक्ष है, अगर प्रत्यक्ष होता फिर तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रक्षेपण हो जाता,
लेकिन जब अप्रत्यक्ष है तो आपका प्रक्षेपण किस प्रकार का है? वो भी आपका अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत जो प्रकाश होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार के प्रक्षेपण पर कार्य करता है? क्या ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करता है, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करता है, परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ये जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ये आपका प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ये आपके अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उदाहरण होता है। अब ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी में प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उपयोग हो रहा है तो अप्रत्यक्ष का नहीं होता है, वो भी आप आगे देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। ओपेक प्रोजेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर होता है, ओपेक प्रोजेक्टर को ही हम एपीडियास्कोप के नाम से जानते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इस एपीडियास्कोप को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, इसके और अन्य नाम हैं। जैसे आपने एपीडियास्कोप तो देखा ही देखा, साथ में और भी नाम आपको मिलते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो कह रहा है ये जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, इसको भारत और इंग्लैंड यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका इंग्लैंड और भारत है, इन दोनों जगहों पर ओपेक प्रोजेक्टर को हम एपीडियास्कोप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपीडियास्कोप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अमेरिका में ओपेक प्रोजेक्टर को किस नाम से जानते हैं? क्या ये आपका एपीडियास्कोप के ही नाम से जानते हैं, या फिर वहाँ पर हम डिलिनियास्कोप के नाम से जानते हैं, या हम वहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर को ये आपके इंग्लैंड और भारत में तो एपीडियास्कोप के नाम से जानते हैं, लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर डिलिनियास्कोप और एक नाम आपको और आगे देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आपको बताना है कि ओपेक प्रोजेक्टर को बैलोपटिशियन के नाम से कहाँ जाना जाता है? 3 नाम आपने सुने ओपेक प्रोजेक्टर के, क्या? एक तो आपने एपीडियास्कोप देखा, एक आपने डिलिनियास्कोप देखा और तीसरा आपने बैलोपटिशियन के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में। तो जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, चाहे हम बात करें आपके बैलोपटिशियन या फिर हम बात करें डिलिनियास्कोप की, तो ये इन दोनों नाम से अमेरिका में ओपेक प्रोजेक्टर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओपेक प्रोजेक्टर किस प्रकार के प्रक्षेपण पर कार्य नहीं करता है? प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर नहीं करता, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर नहीं करता, परावर्तित पर नहीं करता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओपेक प्रोजेक्टर जो है आपका, ये 2 प्रक्षेपण पर कार्य करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जबकि ये आपका परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य नहीं करता। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? थर्ड वाला हो गया कि जो ओपेक प्रोजेक्टर है ये आपका परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य नहीं करता है। अब ये जो आपका प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है और अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण है, ये किस तरह से कार्य करता है, ज़रा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पारदर्शी वस्तुओं को, जो हमारे पारदर्शी वस्तु हैं, उनको बड़ा करके दिखाने के लिए किस प्रकार के प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष का, परावर्तित का या फिर इनमें से कोई नहीं?
अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा आप ध्यान ये रखेंगे कि अगर हम ये पूछें कि ओपेक प्रोजेक्टर में पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाहे ऐसे पूछे, चाहे ऐसे पूछे। तो जब हम पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने की बात करेंगे, तब इसमें जो आपका प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है, वो उपयोग किया जाता है। लेकिन यही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी अपारदर्शी वस्तुएँ हैं, अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाने के लिए आप किस प्रकार के प्रक्षेपण का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आप प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर परावर्तित। तो हमने अभी देखा कि अगर पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखना है तो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अगर अपारदर्शी का उपयोग अपारदर्शी को देखना है तो उसके लिए आपको अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उपयोग करना होगा। ठीक? क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उपयोग करना होगा। थोड़ा-सा पीछे चलें क्या? किसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर ओपेक प्रोजेक्टर में किस प्रकार के प्रक्षेपण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सॉरी, थोड़ा-सा आपका यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये एक्चुअली ये जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करता है, साथ ही साथ ये परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य करता है। लेकिन ये आपका ओपेक प्रोजेक्टर अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य नहीं करता है। थोड़ा-सा इसमें करेक्शन करिएगा कि जो आपका ओपेक प्रोजेक्टर है, ये आपका अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य नहीं करता है, जबकि ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण और परावर्तित प्रक्षेपण पर कार्य करता है। ठीक? फिर हमने बात किया कि अगर हम पारदर्शी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रत्यक्ष प्रक्षेपण का उपयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमें अप्रत्यक्ष अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर बड़ा करके देखना है, तो उसके लिए आप परावर्तित प्रक्षेपण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक? उम्मीद है कि इसे आपने करेक्शन किया होगा। ठीक? ये थर्ड वाला है, एक बार करेक्ट करिएगा, क्योंकि जो हमारा ओपेक प्रोजेक्टर होता है, ओपेक प्रोजेक्टर में हम अप्रत्यक्ष का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक? ये आप थोड़ा-सा करेक्शन करिएगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कहाँ से गलत हुए हैं, इस चीज़ को भी आप कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा और चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा। ठीक? जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लिया कीजिए, ताकि बाद में आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें अच्छे से। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपकी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए या बीच-बीच में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप में से जिन लोगों को भी पीडीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीडीएफ के लिए क्या करना है। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगी। ठीक? तो इसके लिए रिवीजन करना मस्ट है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।